भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में इस समय हम पढ़ रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद। इसके पहले हम लोगों ने किसे पढ़ा? राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उनकी शक्तियों को देखा, उनके कार्यों को देखा, उनकी क्या भूमिका है कार्यपालिका में उसका भी अध्ययन कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने किसे देखा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कार्य नहीं, शक्ति तो है ही नहीं है, थोड़ा बहुत दो चार कार्य उसका है, वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, तो उसकी कोई बात नहीं, उसको भी हमने देख लिया। अब हम इस समय कहाँ हैं? संघीय मंत्रिपरिषद। और संघीय मंत्रिपरिषद को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले सवाल तो ही है कि क्यों नहीं सीधे हम संसद को पढ़ लेते हैं, क्यों हम संघीय मंत्रिपरिषद को पढ़ रहे हैं? आप कभी कंफ्यूज मत होइए, ये राज्य मंत्रिपरिषद नहीं है, यानी आपके राज्य विधानसभा का हिस्सा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात हो रही किसके? सेंट्रल मिनिस्टर्स की, सेंट्रल्स की बात हो रही है। अब जानते हैं जो मिनिस्टर काउंसिल्स है किसकी? सेंट्रल की, यानी जिसे आप यूनियन भी कहते हैं, जो कि अब सबसे पहले ये समझना है कि मंत्रिपरिषद जो बनती है इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? सवाल उठता, कोई सवाल आपसे कर सकता है कि मंत्रिपरिषद की आवश्यकता आखिर क्यों? भाई चाहे वो राज्य विधानमंडल हो वहाँ भी मंत्रिपरिषद होती है राज्य सरकार में, और चाहे संघ की बात करूँ वहाँ भी मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद की आवश्यकता क्यों है? क्या जरूरत पड़ी है जो इसके रखा गया है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई मंत्रिपरिषद की? अब पहले दो बातें समझना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, और दूसरी बात कि ये बनती कैसे है। जब आप पढ़ते हैं क्या आवश्यकता की बात की जाए तो एक आर्टिकल है, वो भी आर्टिकल है 53, 53 का सब क्लास 1 है ना। आर्टिकल 53 का सब क्लास 1 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इस बात को ध्यान सुनिएगा आप, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां कहाँ निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं। अगर राष्ट्रपति में निहित हैं कार्यपालिकीय सारी शक्तियां, इसके पहले भी एक चर्चा मैं कर चुका हूं कि जो कार्यपालिका होती है ना वो दो प्रकार की होती है, ये आपको समझते रहना है। कार्यपालिका एक क्या होती है? अस्थाई होती है, और एक क्या होती है? अस्थाई होती है। तो आपको ये भी बता दें हम कि इस समय हम जिसे पढ़ रहे हैं, जिस कार्यपालिका को, जिस कार्यपालिका की हम बात कर रहे हैं वह अस्थाई है, अस्थाई नहीं है ना। अस्थाई मीन्स बस 5 वर्षों के लिए है, उसके बाद नहीं, एक निश्चित अवधि है 5 ईयर्स, उसके आगे नहीं, उसके पहले भी समाप्त हो सकती है। उस कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। वहीं ये बात लिखी गई है, इन शक्तियों का प्रयोग हमारा राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा? पहली बात तो ये जानिए कि कार्यपालिकीय शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? भाई ये सवाल उठा कि इन शक्तियों का प्रयोग ये कैसे करेगा। तो प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो कहता है क्या? कहता है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा, या कह सकते हैं क्या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं। जब बात वहाँ कहा गया कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, तो जो अधीनस्थ है ना, ये जो अधीनस्थ की बात हो रही है, यही जो अधीनस्थ है यही तो मंत्रिपरिषद है। यानी अब ये समझ में आ गया होगा कि मंत्रिपरिषद की आवश्यकता क्यों? क्योंकि कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति को कहा गया है कि वह अपने सारी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। तो क्या वहाँ कौन होगा? यानी मंत्रिपरिषद की बात, अर्थात कह सकते हैं आप वो अपने सभी कार्यों को संपन्न करेगा। किसके माध्यम से? मंत्रिपरिषद के माध्यम से। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, ऐसा कह सकते हैं आप, इनडायरेक्टली कह सकते हैं इस बात को। तो यानी मंत्रिपरिषद के बनने के पीछे की कहानी क्या है? मंत्रिपरिषद इसलिए बनी हुई है, या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि राष्ट्रपति की वो कार्यपालिकीय शक्ति में मददगार साबित हो, क्योंकि कार्यपालिका का वो अहम हिस्सा बनती है कौन? मंत्रिपरिषद।
अब मंत्रि परिषद, यहाँ एक बात उठता है कि इस डायग्राम में दो बातें हमने बताई। क्या हमने कहा संघीय मंत्रि परिषद कहाँ है? आर्टिकल 74 में है। कहाँ है? 74। अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि आर्टिकल 74 में है। और जब आप पढ़ते हैं किसे आर्टिकल 74(1) को, किसे पढ़ते हैं 74(1) को, तो यहाँ ये कहा जाता है कि भाई देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 74(1) है वो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या परामर्श के लिए या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान होगा। यानी जो 53(1) में उसे कहा गया था कि अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, तो फिर 74(1) क्या कहता है? ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 53 सब क्लाज 1 रीड विद 74 सब क्लाज 1, दोनों के एक साथ आपको पढ़ना होगा, है ना। 53(1) और 53 क्या 74(1) दोनों की बातें हैं, ये पूरक है। तो 53 सब क्लाज 1 का पूरक कौन है? 74 सब क्लाज 1 है, जिसमें कहा जाता है कि देखिए भाई, जो क्या कहते हैं मंत्री बनेंगे ना, वो मंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता करेंगे, उसे सलाह देंगे, उसे परामर्श देंगे, और उसे परामर्श सलाह देने वाले जो लोगों का समूह होगा उसे मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। अब मंत्रिपरिषद कहाँ से बनेगी, इस चर्चा आगे मैं करूंगा, आपसे घबराइए नहीं आप। तो ये भी कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करेगा? संघीय मंत्रिपरिषद, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह करेगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब होता है कि केंद्रीय मंत्रियों का समूह ही क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ जो मैंने लिखा संघीय मंत्रिपरिषद, इसे आप ये समझिएगा क्या कहना है। यहाँ क्या कहा जाता है इनको कि केंद्रीय मंत्रियों का समूह किसके लिए है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है। यानी मंत्रिपरिषद आप किसे कहेंगे? केंद्र के मंत्री होते हैं उनके समूह को। समझो, केंद्र के मंत्रियों का समूह क्या है? मंत्री परिषद है। कहेंगे सर मंत्रिमंडल भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइए। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक जगह है मात्र, ओनली वन, बाकी कहीं नहीं है। पूरा 395 आर्टिकल में से मंत्रिमंडल सिर्फ एक आर्टिकल में चर्चा हुई। आगे आपको बताने वाला हूं किस अनुच्छेद में उसकी बात, उस शब्द की बात की गई है। हर जगह क्या शब्द प्रयोग किया गया है? मंत्रिपरिषद का। ठीक। अब एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति मंत्रि परिषद की सलाह मानने के लिए क्या बाध्य है या नहीं है? और सवाल ये उठा। दूसरा, क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का क्या न्यायालय जांच कर सकता है, या कोई जांच एजेंसी उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो मंत्रिपरिषद सलाह देती राष्ट्रपति को? इन दो सवालों को पहले आप ढूंढिए, उसके बाद आगे की बात करिए। हाँ, इन दो सवालों के जवाब ढूंढिए पहले। तो मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद वास्तव में क्या है? वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझने वाले हैं। जवाब देखते हैं क्या कि वास्तव में मंत्रिपरिषद क्या होती है? हमारी वास्तविक कार्यपालिका होती है। हमने कहा कार्यपालिका दो टाइप की होती है, एक अस्थायी एक अस्थायी। हम पढ़ रहे हैं अस्थायी कार्यपालिका को, यानी हम पढ़ रहे हैं किसे? जो जनता के द्वारा चुनी हुई कार्यपालिका होती है। वो जनता चुनती है किसे? लोकसभा के सदस्यों को, और उनमें से क्या बनती है? मंत्रिपरिषद बनती है। अपवादी दशाओं में जो मंत्री होते हैं वो राज्यसभा से भी लाए जा सकते हैं, कोई ऐसा विवाद यहाँ नहीं है। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो जनता के सदन से ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, और वो भी सत्ता पक्ष से होता है, विपक्ष से नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा गया, कहीं कहीं उसे अस्थायी कार्यपालिका कहा गया, कहीं कहीं उसे अनौपचारिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। दोनों बातें समझिएगा, अस्थायी भी कहा जाता है, अस्थायी भी कहा जाता है, अनौपचारिक भी कहा जाता है। इतने शब्द उसके लिए हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि ये जो संघीय मंत्रिपरिषद है ना, यानी जब हमने एक शब्द का प्रयोग कर दिया कि जो वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति है ना, वो किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में है। तो इस जो कार्यपालिका है बस उसी को जानना है आपको। वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति कहाँ है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो जब मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है
ये जो है लिखा गया मंत्रिपरिषद। जब ये वास्तविक कार्यपालिका है तो इसे यही नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि अस्थायी कार्यपालिका है। इसे क्या क्या कहते हैं आप? अस्थायी कार्यपालिका। दूसरा क्या कहते हैं भाई? राजनैतिक कार्यपालिका। तीसरा क्या कहते हैं बेटा? अनौपचारिक कार्यपालिका। आप जिसको चाहें उसको फंसा लीजिए, ये बड़ी गूढ़ बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद है इसमें कौन लोग हैं, और सवाल ये उठा। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए आप। ये कहता है, क्या कहता है कि भाई देखिए, जिस मंत्रिपरिषद को आप चर्चा कर रहे हैं उस मंत्रिपरिषद में किसे किसे हम माने कि कौन है उस मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में कौन लोग होंगे उनकी बात की जाएगी। तो मंत्रिपरिषद में अब पहले मैंने शुरू में कहा कि मंत्रिपरिषद का अर्थ ही होता है क्या? मंत्रियों का समूह। मैंने तो ही कहा ना, कोई मंत्रिपरिषद हो, स्टेट का हो या संघ का हो, मंत्रिपरिषद वास्तव में क्या होती है? मंत्रियों का समूह होती है। तो मंत्रियों का समूह है तो उसमें क्या होता है कि मंत्रियों में एक प्रमुख मंत्री होता है। अगर राज्य की मंत्रिपरिषद हो तो वहाँ मंत्रियों के प्रमुख में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है ना। जो मंत्रियों का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। और जो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें मंत्रियों में जो मेन होता है, मुख्य होता है, वो कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब यही तो है मुख्य, जो मुख्य है या प्रमुख है। तो प्रमुख मंत्री कहना शब्द अच्छा नहीं लगता है, जबकि अर्थ दोनों का वही है। मुख्य कहना भी अच्छा लगता नहीं अच्छा लगेगा। तो कहते हैं प्रधान, यानी मंत्रियों में उच्च मंत्री, यानी मंत्रियों के समूह में सबसे उच्च कौन है? प्रधानमंत्री है। तो उसे क्या, उस मंत्री क्या कि प्रधानमंत्री कहा गया। तो प्रधानमंत्री रहता है, यानी जब ये बात की जाती है, चूंकि आर्टिकल 74 को जब आप देखते हैं, मैंने कहा ना 74 में ही ये बात कही गई, कोई अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। 74 में जिस बात मंत्रिपरिषद की बात की जाती है उसमें पीएम प्लस मंत्रिपरिषद होती है, पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। अब सवाल उठा कि मंत्रिपरिषद में कौन लोग हैं, तो आप समझिए पहले पीएम भी में शामिल, ध्यान रखिएगा। अब जब आएंगे यहाँ तो देखेंगे क्या, इसमें होंगे कैबिनेट मंत्री। क्या होंगे बेटा? कैबिनेट मंत्री। फिर क्या होते हैं? राज्य मंत्री। और फिर तीसरा क्या होता है? उप मंत्री। समझे आप बात मेरी? तो यानी 3 का समूह क्या है? मंत्रिपरिषद है। और पीएम सहित की बात हो रही, पीएम है, पीएम कहाँ आएगा? कैबिनेट में आएगा पीएम। अब एक सवाल उठा कि सर तो मंत्रिमंडल शब्द कहाँ है? तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं बेटा ना, इनके लिए एक शब्द यूज होता है जिसे आप क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। ठीक, केवल कैबिनेट मिनिस्टर का जो समूह है, जिनकी संख्या लगभग 22, 23, 40 जो भी हो, टोटल वैसे देखा जाए तो लोकसभा की आकार का 15% लोग ही मंत्री बनते हैं। इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा अभी, इस बात को आप ध्यान रखिए। 15% ही उसका आकार होता है। तो उसमें अगर 15% में देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर कितने आएंगे? 22 आएंगे, 24 आएंगे, या 25 हो जाएंगे, इससे नहीं होंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। और जब इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं बेटा ना, तो उसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और केवल कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री को हम मंत्रिमंडल कहेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात 352 का सब क्लास 1 देखिएगा, जिसमें मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया। संपूर्ण संविधान में अकेला का अनुच्छेद है 352, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति तब करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित परामर्श देगा, तब लिखित सूचना पे। आप समझ गए होंगे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? सिर्फ 1 से लेकर 395 अनुच्छेद में से कहाँ किया गया? 352 में किया गया। समझे? तो मंत्रिमंडल किसे कहते हैं अब तो समझ गए होंगे। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर है। जो मंत्रिमंडल होता है उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी मेन विभाग के अध्यक्ष। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहां सपोज करिए कितने विभाग होंगे। अगर हिस्ट्री हो सब्जेक्ट चलता होगा तो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट होगा,
जियोग्राफी चलता होगा तो जियोग्राफी डिपार्टमेंट होगा, फिजिक्स का चलता होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, बायो का होगा बायो सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा, ऐसे होंगे ना, डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो उसका बना होगा। तो आप इसका क्या होता है, मान ली हिस्ट्री कोई है तो हिस्ट्री का विभागाध्यक्ष होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ये चोडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। जो भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट है ना, लोग कहते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के एचओडी फलाने हैं, फिर वो क्या कहते हैं जियोग्राफी के ढिमकाने हैं, ऐसे बताते हैं। तो कोई का फिजिक्स का धमाके हैं फलाने, ऐसे नाम जो भी नाम जिनका हो, तो आप नाम लेके कहते हैं हमारे एचओडी साहब हैं। तो आप देखते हैं क्या कि विभागा एक विभाग होता है और उन विभागों का चीफ एक है, यानी कह सकते हैं जो एचओडी है ना, तो ऐसे मंत्रिमंडल जो बनती है उस वो क्या है, किसी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जैसे यहाँ है। जबकि हिस्ट्री में और भी बहुत प्रोफेसर हैं, वर्मा जी, यादव जी, मिश्रा जी, मौर्य जी, तमाम है प्रोफेसर, है ना। हाँ वही तो बताते हैं कि फलाने हैं फलाने इसमें प्रोफेसर हैं, मैम है हमारी, मैम को आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ नहीं बोलती हैं। जो भी प्रोफेसर महिलाएं होती हैं बहुत लिबरल और बहुत अच्छे से, ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष नहीं पढ़ाता ठीक से, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जिस डिपार्टमेंट में महिलाएं होती हैं क्लास शानदार चलता है, ये जानिएगा, क्योंकि वो बकवासबाजी नहीं करती है, सीधी बात नो बकवास। सवालों का जवाब नहीं दोगे सत्य पीट देंगे आपका, इसलिए मैं कहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं, पुरुष भी जो प्रोफेसर है वो भी पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े ही सख्त होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बस बटरिंग होती है। तो आप समझ गए, यानी कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, ये विभागाध्यक्ष हैं। क्या है, विभागाध्यक्ष हैं। जैसे कि मान लो किसी को बना दिया गया क्या, कैबिनेट मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा विभागाध्यक्ष हैं समझ लो। अब उनके अधीन कई मंत्री होंगे, जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री, समझे। लेकिन जब कभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा तो उसका कैबिनेट से कोई लेना देना ना है। स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री बनते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर मान लो का यदि मंत्री क्या है, स्वतंत्र प्रभार है, और स्वतंत्र प्रभार है क्या, कहा गया शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार मंत्री फलाने, तो जो फलाने हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, वो किससे आजाद है, कैबिनेट मंत्री से। उसी विभाग के कृषि मंत्री हैं मामा, मामा को जानते हैं, कृषि मंत्री कौन है इस समय, शिवराज सिंह चौहान, उनको मामा लोग कहते हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। सही बात है कि मतलब उनको कृषि मंत्री बनाया गया है, तो भारत में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जो है ना, उसमें उन्होंने बहुत काम कर रखा है एमपी में ही, और बहुत योग्य हैं। उनको इस पद पे लाने का मतलब बहुत अच्छा किया है गया है। जैसे जो प्रधानमंत्री उन्होंने उनको रखा वहाँ कृषि मंत्री रूप में, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि उनके पास वो एमपी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऑर्गेनिक और खेती पर बहुत सारा काम कहाँ कर रखा है एमपी में, उन्हें अनुभव है उस कार्य का। तो मान लीजिए शिवराज सिंह को मैंने कहा कि मामा, किस लिए कहा मैंने कि क्योंकि एमपी के लोग के मामा ही कहते हैं, और वो हर किसी को क्या मानते हैं, बहन मानते हैं, तो भांजे उनको मामा ही तो कहेंगे, है ना। इत्तेफाक है कि उन्हें सीएम का पोस्ट नहीं मिला है, नहीं बहुत ही योग्य है। जो वर्तमान के सीएम हैं उनसे कई गुना अधिक योग्य उनको माना जाएगा, शिवराज सिंह चौहान को है। हाँ हाँ, वो मैंने कहा कि भूमि से निकला हुआ भूमिपुत्र है वो, इसीलिए उनको जो कृषि मंत्री मोदी जी बना दिए हैं। व्यक्ति के बारे में जानिए, व्यक्तित्व को जानिए, ये मत सोचिएगा किसी को कोई पद क्यों दिया जाता है, समझना चाहिए। तो मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया गया कृषि मंत्री, और वहीं पर मान लेते हैं कि लल्लू सिंह चुनाव जीते होते और उन्हीं लल्लू सिंह जी को क्या बना दिया जाता भाई, राज्य कृषि मंत्री, तो बधे रहते किसके साथ, शिवराज सिंह चौहान के साथ। लेकिन लल्लू सिंह को बना दिया गया कृषि राज्य मंत्री, ब्रेकर में लिख दें स्वतंत्र प्रभार, तो शिवराज सिंह चौहान जी से उन्हें कोई मतलब नहीं है,
वो स्वतंत्र रूप से कृषि में काम करेंगे। नहीं, आप समझ गए बात। स्वतंत्र प्रभार का मतलब इनसे कोई इनका मतलब ना है। इतिहास के विभागाध्यक्ष थे कौन? अजय प्रताप सिंह। हिस्ट्री डिपार्टमेंट है HOD। अब प्रोफेसर वर्मा जी, विजय वर्मा, उन्हीं के यहाँ एक काल्पनिक नाम है भाई, नहीं सोचे कहीं संबंध स्थापित नहीं कर रहा हूँ। तो विजय वर्मा कोई वहाँ पे क्या है, हिस्ट्री के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अभी ऐसा आप मत सोचिए, अगर कहा गया स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं तो इस विभाग से कोई उनको मतलब नहीं है। अगर इनके अधीन है तो HOD कहना मानना होगा। वैसे अगर कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो यहाँ मान लीजिए लल्लू सिंह को क्या बना दिया गया, राज्य मंत्री। तो इनके अधीन काम कर कृषि राज्य मंत्री बनाया गया, तो शिवराज सिंह चौहान जी के अंडर में ही रहेंगे वो। लेकिन अगर लिख दिया गया स्वतंत्र प्रभार, तब फ्री हैं, उनके अंडर में नहीं है। समझ गए आप। तो मंत्रियों का समूह यही है, यही तीनों मिलके बनते हैं मंत्रिपरिषद। और इन मंत्रियों में प्रमुख कौन? PM, प्रधानमंत्री, जो सबसे शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जानते क्या है? सरकार है। देश की ओर से, संसद की ओर से, सरकार की ओर से संबंध स्थापित करता है दुनिया किसी देश में। कौन है वो? प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों की ओर से संबंध स्थापित कौन करता है दुनिया में किसी अन्य देश से? प्रधानमंत्री। समझे आप? यानी वो जो भी निर्णय लेगा सबकी सहमति उस पर होगी तभी तो लेगा। इसीलिए सडनली आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू। ऐसे आप न्यूज देखते होंगे आज तक में कि फला समस्या आ चुकी है देश में और कोरोना का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए मोदी कैबिनेट की सायंकाल बैठक प्रारंभ हो चुकी है। कौन बोल रहा है बार बार? अंजना कश्यप। तेजी से रिपोर्टर कौन रिपोर्ट कर रहा? वही रिपोर्ट करते तेजी से। कहा जो खबर घटना घटने से पहले कुछ ऐसे चैनल हमारे यहाँ हैं जो जानकारी मुहैया करा देते हैं। उनका एक अनुमान होता, कोई ऐसा नहीं कि सैटेलाइट लगाए हुए हैं, एक अनुमान से बता देते हैं मुसीबत ही अगर है देश में तो जाहिर सी बात है कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, तो अनुमान लगेगा ना। आपात की स्थिति आएगी तो न्यूज चैनल बात को समझ लेता है कि नहीं, देखिए बैठक होगी मंत्रिमंडल की, तो कहते हैं मंत्रिमंडल बैठक किया। आप देखते हैं न्यूज पेपर में कि फला समस्या को ध्यान में रखते मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामले में फला निर्णय लिया है, तो ही मंत्रिमंडल है। सभी मंत्री इसमें नहीं जाएंगे, जो उपस्थित है वही जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सब जाके बैठेंगे। मेनली कैबिनेट मिनिस्टर ही जाता है मंत्रिमंडल। जब कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है तो खाली अकेले ही जाएगा, राज्य मंत्री उप मंत्री नहीं जाएगा। और उप मंत्री हमेशा बधा किसके हाथों में? कैबिनेट के। ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही क्या है, अलग से काम करता है, बाकी नहीं। ये थोड़ा सा मैं आपको बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, ये बहुत व्यवहारिक है, जो किताबों में दर्ज नहीं है। किताबों की बातें नहीं है, बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं जो देश का आप देखते हैं घटनाक्रम के सामने आता है आपके, मैं उसी की बात किया हूँ। तो अब एक बात होगा कि आर्टिकल 74 ये भी कह देता है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद का निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री जब वहाँ है तो मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता को स्पष्ट कर देता है। मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद कंपलसरी है, मैंडेटरी नहीं है, एक कंपलसरी है, इसको आना ही आना, इसको रहना। क्योंकि आर्टिकल 53 सब क्लास 1 में कह दियो मजबूर हो, संविधान सभा ने पहले ही कह दिया ना, मिस्टर विशाल कहाँ खोए हो, समझो बड़ी गहराई मुंह में। नहीं तो जैसे मंत्रिमंडल एक जाएगा तो सब जाएंगे, एक डूबेगा सब डूबेंगे, और सब तैरेंगे तो सब तैरेंगे। इसे ध्यान से सुनिए, पेन मत चलाइए। पेन चलाने के लिए लेक्चर बाद में देख के चला लीजिएगा, अभी पेन मत चलाइए। तो कहता है कि भाई देखिए मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता को स्पष्ट कर दिया गया। कहाँ? आर्टिकल 74 सब क्लास 1 में ये बात कहा गया कि राष्ट्रपति को ना इनकी सलाह पे ही काम करना है। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता ये बता देती केंद्र में कभी भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। समझे आप? जब मंत्रिपरिषद मेन है तो केंद्र में सेंट्रल, अगर कहा जाए सरकार कौन है, सरकार कौन? राष्ट्रपति हमारा। अरे भाई, जब मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता स्पष्ट कर दिया आर्टिकल 74 ने,
तो जाहिर सी बात हो कि केंद्र बिंदु पे कौन है? सरकार का केंद्र बिंदु कहाँ है? मंत्रिपरिषद है। यानी पावर किसके हाथों में है? मंत्रिपरिषद के पास। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का जो है पोषक है, नाम मात्र का। कार्यपालिका की जो शक्तियां जो निहित हैं वो नाम मात्र की हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। अब बात समझ गए होंगे। यानी आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मंत्रिपरिषद का अगर होना जरूरी है तो यानी कि सरकार का केंद्र बिंदु मंत्रिपरिषद ही है। अब समझ गए। इसीलिए हमारा पीएम क्या है? जो निर्णय ले लिया। सूचना आर्टिकल 78 में जाके किसे दे दिया? प्रेसिडेंट को। सूचना देगा, काम कर चुका है। और क्या? राष्ट्रपति से ज्यादा राय मशवरा किसे नहीं करना है? पीएम को। क्योंकि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करेगी मंत्रिमंडल बैठक बुलाई जाएगी, बात हो जाएगी, वहां पारित हो गया काम। राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, उनको मोहर लगाना ही लगाना है, क्योंकि उनका हाथ पैर कौन है? आर्टिकल 53 कहता ना, आर्टिकल 53 सब क्लास में कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह मशवरा देने के लिए ही मंत्रिपरिषद बनेगी। तो यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं? है भी और नहीं भी है, कंडीशंस हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, बताऊंगा। कुछ जगहों पे ऐसा होगा तो नहीं मानेगा, जहां उसकी विवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा वहां मंत्रिपरिषद सलाह नहीं मानेगा, जहां विवेकीय शक्तियां नहीं होंगी वहां मानेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच तो नहीं होनी है। बोलिए बेटा। कुछ ऐसी दशाएं हैं, विवेकीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जहां मंत्रिपरिषद की बात वो नहीं सुनेगा। मैं बताऊंगा कहाँ सुनेगा, कहाँ पे ऐसा है जहां नहीं सुनेगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे। आप लोग घबराइए नहीं। तो आज जानते 42 मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति है ना वो अब मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करेगा। 1976 के पहले राष्ट्रपति थोड़ा सा मनमानी कर सकता था, अपने मन के कह सकता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया मनमानी नहीं कर सकते, आपको काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करना होगा। तो फंसा कौन? राष्ट्रपति। मतलब बाध्य कर दिया गया, समझ लो, समझ गए? बाध्य कर दिया। कहां? 42 अमेंडमेंट 1976। समझे? ये है पूरी कहानी। इसके बाद कहा कि देखिए, ये भी कहा लेकिन उसके जो इस संशोधन किया गया, संसद ने भी कहा कि जो संशोधन हमने किया 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया हमने, जो उसका प्रभाव राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर कैसे पड़ेगा उसने स्पष्ट किया। कहा कि यह राष्ट्रपति का जो पद है उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व में कहा जाए कि नकारात्मकता दोनों को दर्शाता है। अगर बाध्य हो गया तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व प्रभावित होकर नहीं हुआ। इस संशोधन से कि बाध्य होकर दिया गया तो फिर मुझे रखने की जरूरत क्या है? जब इन्हें कहा मानना हमारा मजबूरी है तो भाई फिर हमारी जरूरतें कहाँ है? जब तुम्हें ही सब कुछ करना है, यानी मंत्रिपरिषद ही सर्वोच्च उचित करेगी, मैं तो एक बस काठ का उल्लू बैठा हूं, तो फिर मुझे क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो भाई? यही तो हो सकता है ना, यही तो सोचेगा। तो इस संशोधन का प्रभाव राष्ट्रपति पे पड़ा कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा के विपरीत था यह, और यह उसकी नकारात्मकता को दर्शाता था। और मेरे अनुसार अगर मेरी राय कोई ले कि सर ये बताइए कि क्या यह संशोधन उचित था, तो मैं कहूँगा सीधा कि तार्किक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह असंगत है, क्योंकि किसी की शक्तियों को, किसी को शक्तिशाली व्यक्ति पर बाध्यता का अधिरोपण ना किया जाए। अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति पर, अगर आप देश के उस शासक के ऊपर ही ऐसी बाध्यता का अधिरोपण करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यह संवैधानिक प्रावधानों में असंगतता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। ये मेरी खुद की राय है, किताबें हमसे मतलब नहीं है, ये मैं सोचता हूँ, मेरा मानना कि ये अगर आप पावर किसी दे ही रहे हैं तो कहीं बांध दे रहे हैं,
वही एक कहावत हो गई है कि आप किसी को लेके जाइए, कह दीजिए कि भाई देखो ऐसा है कि तो हमने कहा कि तार्किक दृष्टि से अगर देखा जाए क्या कि जो यह संशोधन था कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976, जो कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर देता था। इस पर विचार हुआ और 44वां संविधान संशोधन 1978 आया। कौन संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 जब आया तो वहाँ क्या कहा गया? कहा कि देखिए भाई, ये कमी को दूर करो क्योंकि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है, उसकी गरिमा सीमित हो रही है, अखंडित हो रही है, खंडित हो रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए 44वां संशोधन किया गया तो उसमें कहा गया कि देखिए आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1, किसी की बात चल रही है, हम लोग इसी पढ़ रहे हैं इस समय। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में एक परंतु जोड़ा गया, बाध्य है परंतु लग गए, बाध्य तो है लेकिन परंतु क्या लगा? परंतु जोड़ के कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। लेकिन अगर मान लो पुनर्विचार करने के लिए भेजा था और मंत्रिपरिषद ने दोबारा फिर उसे वापस भेज दिया, तब राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा। ये बात है, समझे बात? तो यानी पहली बार में मना कर सकता है, लेकिन दोबारा जब वो पुनर्विचार करके फिर वापस आएगी वो सलाह, तो राष्ट्रपति हमारा बाध्य हो जाएगा। फिर भी ये कहा जाए कि राष्ट्रपति तार्किक से देखा जाए तो अभी भी असंगत ही है, ये अभी बाध्यता है उस पर, क्योंकि ये कह दिया गया ना। तो अब एक निकला, क्या निकल के आया कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 परंतु के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। सलाह पर ही, जोर दीजिएगा इस पर, सलाह पर ही काम करेगा। ये बातें आप कंफर्म हो गई। दूसरी बात में लिख रखा क्या यहां कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का क्या जांच होगा? तो जब आप देखते हैं कि आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2, 74 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता भैया देखो, किसी भी न्यायालय में जांच और सुनवाई नहीं की जाएगी। किसकी जांच सुनवाई नहीं होगी? जो सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने दिया है उसकी सलाह का ना जांच ना सुनवाई। केस ही नहीं दायर होगा तो सुनवाई क्यों होगा? जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? मतलब केस ही नहीं करने देगा। कहता है कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि जांच हो? जांच ही नहीं, हम पहले उसका कोई सुनवाई ही नहीं होने देंगे। तो सुनवाई नहीं हो तो जांच किस बात का होगा? कुछ नहीं। यानी ये क्या है? मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया, इसका जांच नहीं होगा। और इसी की बड़ी समस्या होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, परेशान होते हैं कि अगर ऐसा पावर मिल जाता तो ओवैसी जैसे लोग हमेशा जांचें करवाते मंत्रिपरिषद की सलाह का। हाँ, और हमारे यहाँ विपक्ष में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आए दिन मंत्रिपरिषद के सलाह का जांच ही करवाते, आए दिन करवाते। हाँ, हमेशा सरकार को जीने नहीं देती। और इससे क्या होता? कार्य का संचालन सही से नहीं हो पाता। ये बातें आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि से जो है मंत्रियों के संबंध में क्या और उपबंध हैं। लेकिन एक बात और हमें जानना है, अगर आपको कहीं दिमाग में चल रहा हो कि जो मंत्रिपरिषद बनती है वो बनेगी कैसे। अगर आप ये सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो बहुत आसान है। क्या कि हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, है ना। इसमें आप देखेंगे क्या जो मंत्री बनाए जाते हैं जिन लोगों को, वो मोस्टली कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा से नहीं बनाए जा सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चूंकि जनता का सदन है, इसलिए जो मंत्री बनाए जाते हैं वो लोकसभा में जो बहुमत जिसके पास होता है, लोकसभा में जिनके पास बहुमत है, यानी बहुमत दल जो क्या बनाती है? सरकार बनाती है।
वही सरकार नहीं कि जो उसमें एक पीएम होता है, जो प्रधानमंत्री के मतलब बहुमत दल का नेता, पहले चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ और जिसके पास ज़्यादा सीटें आ गई लोकसभा में, वही लिस्ट लेके कहाँ सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो पहले राष्ट्रपति के पास जो लिस्ट जाती है उसके पहले ये जो जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होती है लोकसभा में, वो एक बैठक करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुमत दल का नेता पहले चुनते हैं। क्या चुनते हैं, बहुमत दल का नेता चुनेंगे। तो उसे पीएम नहीं कहेंगे, ये कहा जाएगा क्या कि बहुमत दल का नेता किसे चुना गया, नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। अब उनको चुना गया तो अभी पीएम नहीं है वो, ध्यान रखिएगा। वो किसके पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति को लिस्ट थमा देंगे कि मेरे पास इतने सदस्यों का बहुमत है, जो कि हमारे यहाँ केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 प्लस सीटें होंगी तो आप बन सकते हैं। तो उतना लिस्ट ले जाएंगे, राष्ट्रपति को पकड़ा देंगे और राष्ट्रपति कहेंगे कि शपथ मुझे लेना है। तो राष्ट्रपति बताएगा हाँ कब शपथ लेना है। शपथ की डेट मान ली निश्चित किया गया, क्या 5 अक्टूबर निश्चित कर दिया गया कि 5 अक्टूबर को आपकी शपथ होगी। अब 5 अक्टूबर शपथ होगी तो जब जो बहुमत दल का नेता है वो पहले लिस्ट भी बना लेगा, किस बात का कि हम फला फला को मंत्री चुनेंगे, मंत्री बनवाएंगे। तो जिनका नाम बहुमत दल का नेता मंत्री के रूप में क्या करेगा, लिस्ट बना के राष्ट्रपति को दे देगा। तो जब 5 अक्टूबर को शपथ होगी तो उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वयं भी शपथ लेगा और जो प्रधानमंत्री नहीं, बहुमत दल का नेता और जो अन्य सदस्य हैं वो लोग मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब मंत्री रूप में शपथ लेंगे तो कुछ हिस्सा कैबिनेट का होगा, कुछ राज्य मंत्री का होगा और कुछ उप मंत्री को होगा। उसी में कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होंगे। शपथ लेते हैं कब, 5 अक्टूबर को। मान लीजिए मंत्री उस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और बहुत लोगों को मंत्री नहीं बना पाए या लिस्ट में नाम नहीं शामिल था, तो दोबारा फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री जी सलाह दे कि किसी राष्ट्रपति फिर रिक्वेस्ट करेंगे, सलाह देंगे, कहेंगे फला लोगों को क्या बनाना है, मंत्री नियुक्त करना। और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी और को जो है, जो मंत्री है उसे राष्ट्रपति से कह करके हटवा भी सकता है। ये समझिएगा। इसे कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके जो सदस्य हैं, मंत्रीगण हैं, वो सभी लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, है ना। अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो यानी बहुमत दल का नेता जो होगा उसके साथ मंत्री जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो सत्ता पक्ष के होते हैं, जिनकी बहुमत होता है, वही लोग मंत्री बनाए जाते हैं, विपक्ष के लोग नहीं बनाए जाते हैं। अब एक सवाल उठा कि क्या राज्यसभा से लोग भी मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा लोकप्रिय नेता कहाँ हो, राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में हो, और प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता है, प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा अभी, बहुमत दल का नेता है, वो क्या करता है, वो किसी को अगर बनाना चाहता है मंत्री तो उसका नाम लिस्ट में रख सकता है, भले ही राज्यसभा का वो क्या है, सदस्य है। वो राज्यसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल 5 साल का है, नहीं 6 साल का होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो 6 साल तक मंत्री रहेगा, नहीं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल है ना। समझिएगा मेरी बात, इस चीज को। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये भी बात है, वो सभी बैठक में भाग भी लेगा, बहस भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं करेगा वो मंत्री, ध्यान रखिएगा। हाँ, बोलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है वो। और मान लो कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है ही नहीं, जैसे हम ही मान लो, हम ही चहेते बन जाए किसके, मोदी जी के, और कहते भाई हमको फला जगह से एक को उठा के ला के मंत्री बनाना है अपने साथ, तो हम तो किसी सदन के मेंबर नहीं हैं, तो 6 महीने के अंदर हमें क्या बनना होगा, दोनों में से किसी सदन का मेंबर होना होगा। अब एक सवाल दूसरा ये उठा कि कितने लोग मंत्री बनेंगे। तो जानते हैं आप, 91वां संविधान संशोधन है, ये कब का है भाई, 91वां जो संविधान संशोधन है ना। इस संविधान संशोधन के पहले अगर बात मैं करूं आपसे, संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन के पहले अगर बात किया जाए तो मंत्रियों की बहुत ज्यादा संख्या होती थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, अब मंत्रिपरिषद संपूर्ण लोकसभा का जो सदस्य संख्या होगी मात्र कितनी होगी, 15% होगी। यानी 15% लोग ही क्या बन पाएंगे, संपूर्ण लोकसभा के 15% सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी अब आकार निश्चित कर दिया गया है। बात बहुत अच्छे से आप जानिएगा कि मंत्रियों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती है जितना कि नहीं कि पहले होता था। पहले जानते क्या होता, सरकार बनाने के लिए लालच दे करके बहुत सारे लोगों को विपक्ष से बुला लिया जाता था कि आओ तुम कहा मंत्री बना दे। तो इसीलिए अब आकार निश्चित कर दिया गया, मात्र 15% ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो आप समझ गए कि मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी, कहाँ से लोग आते हैं।
ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ग्रह से आते, नहीं, इसी ग्रह पर ही यहीं के लोग हैं, हमारे बीच से जनता द्वारा चुने गए लोग हैं ये। ठीक है, ये बात आप समझ में आपको आनी चाहिए। एक बात होती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, ये बात होती है, यहाँ लिखा भी है कि पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा है, तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ये बात होती है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान नहीं कहूँगा मैं, अब शासक आ चुका है ना, शासक की चर्चा हो रही है, तो मैं ये कहूँगा भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो बड़ा ही सर्वोच्च होता है, और कहीं पर भी उसके संबंध में आप कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग ऑन रिकॉर्ड मत करिएगा, ध्यान रखिएगा हर कोई। इस देश का जो मैंने कहा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है, तो उसके संबंध में कभी भी ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट मत दीजिएगा। अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप चुनौती दे रहे हैं किसे, संविधान के प्रावधानों को, तो गलती नहीं, समझ गए? ठीक। औपचारिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का प्रधान या राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक शक्तियों के साथ कौन है? प्रधानमंत्री है। इसीलिए कहा भी गया कि भारत सरकार का वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। ये बात जब देखोगे क्या, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1, जब इसको आप देखते हैं तो यहाँ ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, यानी प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ये सवाल यूपीपीसीएस, बिहार, उत्तराखंड, कई राज्यों में बार बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या नामित होता है। नॉमिनेट मीन्स होता है नामित। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो हमारा पीएम है ना, 75 सब क्लॉज 1 में क्या पीएम को अपॉइंट करता है कौन? हमारा राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि नॉमिनेट किया जाता है। अगर कहीं अपॉइंट की बात ना करके ये कहा दिया जाए कि नॉमिनेट किया जाता है तो गलत भाई, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, नियुक्त किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त किया जाता है। और ये कहा जाए कि अन्य मंत्री क्या होते हैं? अन्य मंत्रीगण भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यही कहा गया, कहाँ? वही कहा गया कि पीएम सब जो है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री देश का नियुक्त करता है। और उसी में कहा गया फिर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 में ही क्या कि अन्य मंत्री कैसे नियुक्त होंगे, तो कहा गया प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो एक क्वेश्चन है, एक सवाल उठता है कि इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये शुरू हो जाता है कि क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? क्या उसे विवेकीय शक्ति प्राप्त है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का विवेक क्या अत्यांतिक है या किसी परिसीमाओं में बंधा है? क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही किसी को प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त कर सकता है या कर सकता है? कर सकता है, एक कंडीशन है, अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब ऐसा हो जाता है कि किसी भी देश में खंडित जनादेश आ जाए। यानी भारत में जब क्या हो जाए, खंडित जनादेश आता है, यानी किसी को भी क्या नहीं मिला है, स्पष्ट बहुमत, जो पीएम बनने के लिए 72 प्लस होता है, 272 प्लस सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपके पास नहीं हैं, किसी के पास ना हो, जैसे मान लीजिए बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 185, 185 सीटें हों, और वहीं पर कांग्रेस के पास कितनी सीटें हों? उनके पास हों 208 सीटें, लेकिन किसके पास? बीजेपी जो है इसके पास 185 हैं, लेकिन इसके जो गठबंधन घटक दल हैं उनके पास सीटें हैं, अगर उसको जोड़ लेगा तो 272 पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन अब कांग्रेस के पास 208 अपने ही दम पर है, तो अगर इनको घटक दल मिल जाएंगे 2-3 तो इनका भी 272 हो जाएगा। अब यहाँ विवेक का प्रयोग करेगा कौन? राष्ट्रपति हमारा क्या करेगा? विवेक का प्रयोग। ऐसा भी हो सकता है कि उसे अगर विश्वास हो, अपने मन से की सलाह नहीं ले रहा है, खुद ही विश्वास हो कि अगर मान लो 185 वाले को हम बुला लेते हैं, भले इसे कम सीटें मिली हुई हैं, इसको हम बुला लेते हैं, ये 272 का जो आंकड़ा उसे छू जाएगा तो पीएम बना रहेगा।
तो विवेक यही है उसका, ये भी ध्यान दीजिए कि 208 वाले को नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है? 185 वाले बुला रहा है। 208 वाले बुला लेगा तो ये भी पूरा कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन वो चाहे तो किसे 208 जो सबसे अधिक है उसे बुलाए, लेकिन उससे ना बुला करके किसे बुला रहा है? 185 तो ही विवेकीय होता है। आप समझ, इसका उत्तर संविधान ध्यान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी मैं बता रहा हूं ये संवैधानिक नहीं है, एक परंपरा है जो चली आ रही है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी को बुलाया जाएगा। ये परंपरा है इस बात की, लेकिन वो विवेक का प्रयोग करते हुए जब चाहे तो पलट सकता है परंपरा को। कौन? राष्ट्रपति। ये परंपरा यही कि जिसकी सीटें सबसे अधिक होंगी उसी को बहुमत बुलाया जाए कि आइए बहुमत साबित करिए, आपको हम पीएम नियुक्त कर देंगे। लेकिन एक बात आप समझिएगा, इस परंपरा को तोड़ सकते हैं। संवैधानिक परंपराओं में अगर कहा जाए बातें मिली, जैसे इंग्लैंड में भी यही बातें हैं। इंग्लैंड में देखते हैं आपकी जो सम्राट होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसको बहुमत होता है, तो इंग्लैंड में उसे इंग्लैंड का सम्राट क्या करता है? इंग्लैंड का पीएम नियुक्त कर देता है, यानी वहाँ का प्रधानमंत्री बना लेता है। और संसदीय व्यवस्था में एक अनिवार्य परंपरा बन गई इंग्लैंड में भी। और जो कि हमारा जो भारत है ना, यहाँ कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है शासन की, और संसदीय शासन प्रणाली होने की वजह से हमने भी उसी परंपरा को क्या किया है? अपना लिया, जबकि संविधान में कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नियुक्त करना हो आपको, तो जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है वह बहुमत दल के नेता को ही करता है। हाँ, वो एक विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए कम सीटों वाले को बुला सकता है। किसके लिए? क्या कि बहुमत साबित करो, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? पीएम बना दूंगा। अब एक बात उठता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कहां से आएगा? ये बात समझ गए नियुक्त होने की? अभी 75 रोक के रखा हूं, ठीक? रोक दिए क्या? तो जैसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होगा? जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होता है ना? तो लोकसभा सदस्य ही अपने में से किसी को चुनते हैं, जो जिनके पास सीटें अधिक होती हैं, है ना? जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है वही अपने में से किसी को चुन लेते हैं, तो क्या बन जाता हो? लोग मतलब बहुमत जिनके पास होता है, यानी जिनके पास लोकसभा की अधिकतम सीटें होती हैं। जैसे कि अगर समझना चाहें आप, क्या मान लीजिए कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 300 सीटें हैं। कांग्रेस के पास कितनी हैं? 200 सीटें हैं। सब मिला के बात हो रही है, घटक दलों को जोड़ मिल दिए सबको एक बात, तो इनके पास 200 हैं। अब लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं? बीजेपी के पास में। एक एग्जाम्पल है ये। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में से ही किसी को पीएम बनना चाहिए। यानी तो क्या करेंगे? लोकसभा के ये 300 सदस्य जो बीजेपी के पास हैं, यही 300 अपने में से किसी क्या चुनेंगे? बहुमत दल का नेता चुनेंगे। क्या होगा? बहुमत दल का नेता चुनेंगे। अब मान लीजिए मोदी जी हमारे बनारस से चुनाव लड़के सांसद हो गए हैं, 300 में हैं वो, ठीक? तो उन्हीं में से तो चुन लिए भाई, उनको पसंद करते हैं, उन्हीं पार्टी हो। अब यहाँ कांग्रेस की यहाँ कोई बात नहीं, ठीक? फिर मान लेते हैं कि मोदी जी चुनाव हार गए हो, तो सपोज करो बनारस से, तो अब वो राज्यसभा सदस्य भी नहीं है ना, और ना दोनों में से कहीं नहीं है, तो क्या होगा? तब पर भी अगर चुनना चाहें तो उन्हें चुन सकते हैं। तो क्या होगा? 6 माह में उन्हें चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का क्या बनना होगा? सदस्य बनना होगा। ऐसा भी होता कि मोदी जी पहले से ही क्या होते? राज्यसभा की सदस्य होते, ठीक है? तो उन्हें बीजेपी जो बहुमत जिसके पास लोकसभा में था, वो यहाँ से चुन सकती थी कि हाँ भाई राज्यसभा में हमारे मेंबर हैं मोदी जी, उन्हीं को हम अपना बहुमत दल का नेता चुन रहे हैं। तो बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है? देश का प्रधानमंत्री बनता है। और आप ध्यान रखिएगा, उसे बस इतना होता है अगर वो किसी सदन का मेंबर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ये संवैधानिक परंपरा है, ध्यान रखिएगा। ये सारी परिस्थितियां राष्ट्रपति की संवैधानिक परंपराओं से बधा हुआ है। अपने विवेकाधिकार का लगभग कोई प्रयोग वो नहीं करता है इन सब में। ये क्या है? परंपरा है, संवैधानिक परंपराएं हैं ये। तो इनमें काम करता है कि जिसके पास बहुमत होता है उसी को वो नियुक्त करता है, और ऐसे किसी नहीं नियुक्त जिसका बहुमत ना हो। दूसरी बात ये होती है कि भाई मान लीजिए, हाँ, विवेक का प्रयोग कब करेगा? जब हमारा राष्ट्रपति विवेकाधिकार प्रयोग उस समय करता है जब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, है ना? हाँ, प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्तिगत कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया है, या बहुमत दल का कोई मान्य नेता नहीं है, मतलब बहुमत दल में कोई नेता ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? भाई इनको 200 वाले ही बुला सकता है कि आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तो बुलाएगा ना, क्या करेगा?
तो दोस्तों वाले भाई यहाँ बहुमत दल में कोई नेता नहीं है मान्य, ये लोग असमंजस में है, तो इसी में से कोई चुन लिया गया, बुला लिया, कहा जाओ तुम्हें सिद्ध कर दो बहुमत। या मान लो कोई ऐसा हो कि दो अलग अलग तरीके से दो भिन्न दल बनाने का दावा करो कि हम बनाएंगे, तो आओ दोनों लोग अपना अपना हमको दीजिए, बहुमत साबित करो। मान लो कांग्रेस भी कहते कि हम हमारा भी स्वीकार करो निमंत्रण, तो आप भी जाओ दो, तो आप दोनों लोग क्या कहते कि आओ बहुमत सिद्ध को डेट देता राष्ट्रपति, कहता ऐसा कि नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या करोगे आप 10 तारीख को 10 अक्टूबर को क्या करोगे, बहुमत साबित करोगे कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, ये बात है। अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना हो, मैंने कहा कोई खंडित जनादेश आ जाए कि किसी को किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो, जैसे क्या बीजेपी के पास क्या हो 300 नहीं, ये फंस जाए कहाँ जाके 200 पर, और ये भी फंस जाए कहाँ 205 पर कांग्रेस, ये है तो खंडित ही तो है, 272 तो किसी के पास नहीं है, समझे, ये चीज़ होता है। तो यहाँ विवेकाधिकार के प्रयोग करेगा, आप किसे बुलाना चाहिए, उसे नियमता देखा जाए तो 205 को बुलाना चाहिए, लेकिन आप 200 को बुला सकता हो, ये बातें हैं। अब क्या प्रधानमंत्री जो हमारा नियुक्त होता है, जो बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होगा कहाँ, आर्टिकल 75 सब क्लास 1 के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो क्या उसकी कोई योग्यता होती है, क्या भारतीय संविधान में कोई योग्यता दी गई है? कोई योग्यता प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, ठीक है, ये जान रहिएगा। संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, जबरदस्ती मत करिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की विशेष योग्यता राष्ट्रपति जैसा उपराष्ट्रपति जैसा नहीं है। अगर देखा जाए क्या, 2 योग्यता मैं बता रहा हूँ आपको, संवैधानिक परंपराओं के अनुसार अगर देखा जाए 2 योग्यता, जो भी बता रहे हैं चिल्ला के, यही 2 बातें हैं यहाँ कि उसे क्या होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, उसे बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, या दूसरा क्या, दोनों सदनों में से किसी का मेंबर होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में से। नहीं है तो 6 माह के अंदर पूरा करेगा, सदस्यता ग्रहण करेगा, समझे। ये है क्या, संवैधानिक परंपरा के अनुसार योग्यता। संविधान किसी आर्टिकल में विशेष योग्यता की चर्चा नहीं की गई है। यदि कोई व्यक्ति भाई संसद का सदस्य नहीं है तो चलो बन जाएगा 6 माह में, पर पीएम नियुक्त हो जाएगा, उसमें कौन सी बात है। ऐसा जानते हैं कि एक बार सडनली 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ही मृत्यु हुई थी। मृत्यु होने पर तब राष्ट्रपति क्या करता है, विवेकाधिकार का प्रयोग करता है ना। प्रधानमंत्री आकस्मिक मृत्यु हो या प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र ही दे देता है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर उस पार्टी के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बात आप जाने रहिए। अब मान लो बहुमत दल का नेता ने तो भाई करेगा, तो मजबूरी है, ये सारी बातें हो गई, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो गई। अब यहाँ जो बच रहा है वो बच कौन रहा भाई आपके पास, वो बच रहा है कि कब अयोग्य हो जाएगा, है ना, कब उसे हटा दिया जाएगा। जो मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, उन मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, उन मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इस पे सारी बातें होंगी। लेकिन ये बातें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होने वाली हैं, तब तक बने रहिए। समझ में आए चीज़ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।